हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पॉश एक्ट के बारे में, जिसको जाना जाता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट एंड रूल्स 2013। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पॉश एक्ट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए। बाकी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है उसको उनको इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पॉश एक्ट? पॉश एक्ट वाज इनेक्टेड या इंट्रोड्यूस या इम्प्लीमेंटेड इन 2013 to protect women from sexual harassment and to provide a safe and secure environment, work environment at workplace to women। जो महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर एक सेफ और सिक्योर वातावरण देने के लिए पॉश एक्ट को लागू किया गया था 2013 में। फिर दोबारा से पढ़ते हैं। ए लॉ टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड आल्सो रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट रजिस्टर्ड अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। मतलब ये लॉ है, इसमें पूरा तरीका बताया गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट से महिलाओं को वर्क प्लेस पर कैसे प्रोटेक्ट करना है, और उसमें अगर कोई कंप्लेंट भी आती है सेक्सुअल हरासमेंट की तो उसका क्या प्रोसीजर है। ये पॉश एक्ट में पूरा इसका वर्णन है, तो आज इसी को डिस्कस करेंगे। वाई द एक्ट वाज नीडेड? इस एक्ट को क्यों लाना पड़ा? क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ इक्वलिटी। मतलब एक समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 एंड 15 में दिया हुआ है, उसका वायलेशन होता है। एंड द राइट टू डिग्निटी एंड लाइफ फॉर वुमेन इन इंडिया इन आर्टिकल 21। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके सेफ गार्ड के लिए इसको लाना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं था। 2013 से पहले विशाखा गाइडलाइंस थी, जो भंवरी देवी के केस में जिनको पता होगा, उसके बाद उनको फ्रेम किया गया था, लेकिन उनका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था, और इसमें इनके इसको इन्फोर्स करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो इसलिए इस एक्ट को लाया गया है, पॉश एक्ट को। This act transformed principles into enforceable law, mandating a safe, dignified work environment for women across all workplace in India। मतलब इस एक्ट को लाने के बाद ये सिक्योर हो सकेगा कि किसी भी प्रकार का वर्क प्लेस होगा, वहाँ पर एक सिक्योर और सेफ वातावरण महिलाओं को काम करने के लिए मिलेगा। This act to provide protection against sexual harassment of women at workplace, prevention of sexual harassment and redressal of complaints of sexual harassment। अब इस एक्ट में सारी चीज़ें दी गई हैं कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट को कैसे प्रिवेंट करना है, उसको कैसे दूर करना है। अगर फिर भी कोई घटना हो जाती है, सेक्सुअल हरासमेंट की कोई कंप्लेंट आती है, तो उसका रिड्रेसल का क्या तरीका है, क्या मैकेनिज्म है, इसमें लॉ में दिया हुआ है। व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट? तो सेक्शन 2N ऑफ द एक्ट डिफाइंस सेक्सुअल हरासमेंट। जो एक्ट का सेक्शन 2N है वो सेक्सुअल हरासमेंट के एक्ट्स को डिफाइन करता है, कौन कौन से जो एक्ट होंगे। पहला है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, किसी को छूना या प्रलोभन देना। ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर अनवेलकम्ड फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। मतलब कोई भी ऐसा कृत्य, काम जिससे जो कि सेक्सुअल नेचर की परिभाषा में आता हो, या फिर ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी। मतलब कोई भी ऐसा काम, कृत्य जिससे महिला की स्वास्थ्य या सेफ्टी से खिलवाड़ हो, तो ये सब सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। इन्हीं को आगे और एलोबरेट करेंगे।
Section 3(2) of the Act further elaborates circumstances which may tantamount to sexual harassment. इस जो ऊपर पढ़े थे अभी, उसके अलावा भी कुछ कंडीशंस या कुछ और सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जो कि सेक्सुअल हरासमेंट की परिभाषा में आते हैं। पहला है प्रॉमिस ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी भी महिला को कुछ झूठे प्रॉमिस करना कि आपको प्रमोशन करा देंगे या इस जगह पोस्ट करा देंगे, तो ये भी सेक्सुअल हरासमेंट की दायरे में आते हैं। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, उसको धमकियां देना उसकी एम्प्लॉयमेंट में, नौकरी में। थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसके प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में कुछ थ्रेट देना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एंड इंटीमेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट टू हर, किसी भी महिला के जो उसका ऑफिस वर्क है उसमें ऑफेंसिव या हॉस्टाइल वर्क उसको प्रदान करना या अकेले बिठा देना या लेट आवर्स तक रोकना, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट के दायरे में ही आ सकते हैं। और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, या उसको ऐसा वातावरण देना जिससे उसकी सेफ्टी या हेल्थ कंप्रोमाइज हो, तो ये सब सर्कमस्टेंसेस भी सेक्सुअल हरासमेंट के दायरे में आते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और सेक्सुअल हरासमेंट के जो और भी एक्ट या सर्कमस्टेंसेस हैं, सारे एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। व्हाट द एक्ट कवर्स, यूनिवर्सल वर्क प्लेस कवरेज, मतलब हर तरह का कार्यस्थल इस एक्ट के दायरे में आता है, चाहे वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट सेक्टर की है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रिमोट वर्क एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब कोई रिमोट एरिया में काम है वो भी, या कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर भी ये लागू होता है। बस कंडीशन ये है कि उसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्क प्लेस, हर तरह के कार्यस्थल पे ये लागू होता है। इंक्लूसिव प्रोटेक्शन है इसमें, द एक्ट प्रोटेक्ट्स ऑल वुमेन, सभी तरह की महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है ये कानून। रेगुलर एम्प्लॉयज एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, सारे रेगुलर एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर इसके दायरे में आते हैं। इंटर्न्स, ट्रेनी एंड अप्रेंटिसेस, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई काम करने वाला ही हो, ट्रेनी और इंटर्न्स भी इसमें आते हैं। विजिटर्स एंड दोज नॉट फॉर्मली एम्प्लॉयड, किसी कार्यस्थल पर कोई विजिटर हो या कोई एम्प्लॉयड ना हो, वो भी अगर वहाँ पर उपस्थित है तो वो भी इसके दायरे में आती है महिला। एनीवन सब्जेक्टेड टू हरासमेंट इन वर्क प्लेस सेटिंग, इसके अलावा भी कोई महिला किसी वर्क प्लेस पर किसी का सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आती है तो वो भी इस दायरे में आती है, उसको भी इस कानून के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ब्रॉडर डेफिनेशन क्या हो गई इसकी, सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स अनवेलकम फिजिकल कॉन्टैक्ट, एडवांसेस, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, displaying pornography और any verbal और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो ये बॉर्डर मोटा मोटा ये सब चीज़ें हैं, ये ध्यान रखनी है। इस एक्ट के दायरे में ये सब सारी चीज़ें कवर होती हैं। अब कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं जो आगे चल के काम आएंगी। हु इज एग्रीव्ड वुमेन अकॉर्डिंग टू एक्ट, एग्रीव्ड वुमेन मीन्स इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस a woman of any age, whether employed or not, who alleged to have subjected to any act of sexual harassment by the respondent, मतलब किसी कार्यस्थल पर कोई भी महिला है, चाहे वो एम्प्लॉय है वहाँ या वहाँ काम करती है या नहीं करती, किसी भी एज की है, और वो किसी सेक्सुअल हरासमेंट के एक एक्ट से, किसी कृत्य से पीड़ित हुई है किसी रेस्पोंडेंट के द्वारा, किसी जेंट्स के द्वारा, तो वो एग्रीव्ड वुमेन होगी, वो कंप्लेंट दायर कर सकती है। इसकी पूरी डेफिनेशन सेक्शन 2A में लिखी हुई है। नेक्स्ट है
रेस्पोंडेंट वो होता है जिसके अगेंस्ट उस महिला ने कंप्लेंट लिखाई है। ये सेक्शन 2M में लिखा हुआ है कि रेस्पोंडेंट कौन होगा, जिसके अगेंस्ट उस महिला ने कंप्लेंट की है सेक्सुअल हरासमेंट की। और हु इज एन एम्प्लॉय, ए पर्सन एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस for any work on regular, temporary, ad hoc, or daily basis, directly or through an agent, a contractor, with or without the knowledge of principal employer, whether for remuneration or not, working on voluntary basis or otherwise, a contract worker, probationer, trainee, or called by any other such name। मतलब कार्यस्थल पर कोई भी पुरुष जो उस संस्था में काम करता है, रेगुलर है, टेम्परेरी है, एडहॉक पे है, डेली बेसिस पे है, या वहाँ पर कोई एजेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, एम्प्लॉयर को उसके बारे में पता है या नहीं पता, वहाँ से तनख्वाह लेता है नहीं लेता, कोई भी है या कोई ट्रेनी है या कोई प्रोबेशनर है या किसी और अन्य नाम से जाना जाता है, वो सब वहाँ एम्प्लॉय माना जाएगा उसको। और वो जेंट्स जो है सेक्सुअल हरासमेंट के दायरे में आएगा अगर उसने कोई ऐसा काम किया तो। पोश एक्ट 2013 में एम्प्लॉयर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसको वायलेशन करने पर उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। तो सबसे पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। जहाँ भी किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे अधिक लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वहाँ पर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC का होना आवश्यक है। और इसमें जो सबसे सीनियर महिला होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो इसकी चेयरपर्सन होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको। द कमेटी मस्ट बी इम्पार्शियल, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंडक्ट टाइमली इंक्वायरीज इनटू कंप्लेंट। और इसका काम रहेगा कि कोई भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आती है कमेटी के पास तो उसको टाइम बाउंड मैनर में उसको ख़त्म करना, और जब तक वो चलती है तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है इंश्योर सेफ एनवायरनमेंट, मेंटेन ए हरासमेंट फ्री वर्क प्लेस थ्रू क्लियर पॉलिसीज, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इंश्योर करना है कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक हरासमेंट फ्री वर्क प्लेस प्रदान करे, जहाँ पे क्लियर कट पॉलिसीज़ हों, किसी के लिए किसी भी पॉलिसी पैरालाइज ना हो, और सब कुछ साफ साफ हो, और सारे एम्प्लॉयज़ की डिग्निटी और रिस्पेक्ट हो। नेक्स्ट है क्रिएट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। एम्प्लॉयर मस्ट proactively create awareness about sexual harassment, conduct regular training session and educate employees about their rights and the complaint process। जो एम्प्लॉय है वो टाइम टू टाइम अपने सारे एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कराएगा सेक्सुअल हरासमेंट के एक्ट के बारे में और उसको अवेयर करेगा। और जितने भी एम्प्लॉय के राइट हैं वो सारे उनको पता होने चाहिए। ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और महिलाओं के लिए कंप्लेंट और रिड्रेसल प्रोसेस क्या है वो सारा एम्प्लॉयर इनको महिलाओं को बताएगा। और ऐसा नहीं करेगा तो एम्प्लॉयर को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। 50,000 तक का इसमें फ़ाइन हो सकता है अगर इसका वायलेशन होता है, और उसका बिजनेस लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये जो पॉश एक्ट है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट और सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ पर 10 व्यक्ति या उससे ज़्यादा काम करते हैं सभी पर लागू होता है। अब जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC होगा उसका कंपोजिशन क्या होता है, बड़ा सिंपल है। इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, सीनियर वुमेन एम्प्लॉय विद एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सच मैटर्स, वो उसकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगी। 2 एम्प्लॉय मेंबर होंगे, उसमें 2 मेंबर और होंगे, उसमें एटलीस्ट एक वुमेन होगी। और एक इसमें एक्सटर्नल मेंबर होगा, NGO टाइप से कहीं से लेंगे, जिसका लीगल बैकग्राउंड होगा, कमिटेड टू वुमेन्स कॉज एंड इंश्योरिंग इम्पार्शियलिटी। तो 3 मेंबर, 3
संस्था के होंगे और एक हम एनजीओ से लेंगे जो इसमें जिसका कुछ लीगल बैकग्राउंड होगा और महिलाओं के वेलफेयर में उसके कार्य होंगे। तो ऐसी एनजीओ से एक एक्सटर्नल मेंबर लेगा। तो इसका कोर फंक्शन क्या होगा कमेटी का? रिसीव कंप्लेंट्स, कंडक्ट फेयर इंक्वायरीज, रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शन, इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, क्योंकि अगर कोई भी कंप्लेंट आती है किसने की, किसके बारे में की, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। अगर ये लीक होती हैं खबरें तो इसके भी ऊपर पीनल प्रोविजंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा। अभी ये याद रखना है कि जो आईसीसी है उसको एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट डील करते समय। अब इसका कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म क्या है, कंप्लेंट कैसे की जाएगी? कोई भी पीड़ित महिला एक रिटर्न कंप्लेंट दे सकती है सेक्सुअल हरासमेंट जो उसके साथ वर्क प्लेस पर हुआ है, इन अकॉर्डेंस विद जो ऊपर एक्ट हमने पढ़े थे। 3 महीने तक, जब भी उसके एक्ट के 3 महीने तक या सीरीज ऑफ इंसिडेंट हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, उसके लास्ट जो है वो 3 महीने तक, जो लास्ट इंसिडेंट है उसके 3 महीने बाद तक वो एक रिटर्न कंप्लेंट दे सकती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, या किसी मेंबर को भी दे सकती है आईसीसी के, और उसमें वो कंप्लेंट कर सकती है। उसमें पर्टिकुलर्स उसको देना पड़ेगा, क्या कंप्लेंट है वो बताना पड़ेगा। और अब जब इंक्वायरी करेगी आईसीसी, अगर दोनों एक ही संस्था के एम्प्लॉयज़ हैं तो दोनों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, कंप्लेंट में दोनों के व्यू सुने जाएंगे, और जो भी उस कमेटी की फाइंडिंग्स होगी दोनों पार्टी को दी जाएगी, और उस फाइंडिंग्स के अगेंस्ट उनका प्रेजेंटेशन भी कमेटी को लेना होगा। स्कोप एंड प्रोसेस ऑफ कॉन्सिलिएशन एंड सेटलमेंट। जब भी कोई कंप्लेंट आती है इंक्वायरी इनिशिएट करने से पहले आईसीसी या एलसीसी, पहले मैं बता दूं आईसीसी क्या होता है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है। आई एलसीसी होता है लोकल कंप्लेंट कमेटी, जहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या मेंबर्स कम होते हैं वहाँ पे एक बाहर से कमेटी बना दी जाती है, उसको लोकल कंप्लेंट कमेटी बोलते हैं। तो बिफोर इनिशिएटिंग इंक्वायरी आईसीसी में रिक्वेस्ट द एग्रीड मूवमेंट टू टेक स्टेप फॉर सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। मतलब अगर कोई छोटी मोटी कंप्लेंट है तो उनको बिठाकर दोनों के व्यू सुन सकती है और उसमें सेटलमेंट करा सकती है। जैसे कि मान लो एक जो जेंट्स है उसको वहाँ से अगर वो महिला चाहे कि उसकी वजह से उसको दिक्कत होती है तो उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं। तो अगर इतने में या किसी और सेटलमेंट की गुंजाइश है तो बिफोर कंडक्टिंग इंक्वायरी, इंक्वायरी कंडक्ट करने से पहले दोनों का म्यूचुअल सेटलमेंट करा देते हैं। अगर वो एग्री हो जाते हैं तो उसमें उस इंक्वायरी को वहीं ख़त्म कर दिया जाता है और उसकी रिपोर्ट जो है सेटलमेंट की एम्प्लॉयर को दे दी जाती है कि भाई ये मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी आईसीसी के पास और इन्होंने इस बात पे एग्री किया है कि ऐसा करने से दोनों, मतलब दोनों एग्री हैं और एमिकेबल सॉल्यूशन हो गया है दोनों के बीच में। तो जनरली ऐसा तब होता है कि जब मान लो दो एम्प्लॉयज़ हैं, एक महिला ने किसी जेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, उसके बाद अगर वो महिला चाहती है कि उसको वहाँ से हटा दिया जाए या उस महिला को वहाँ से हटा दिया जाए तो दोनों को अलग अलग वर्क प्लेस दे दिया जाता है। ऐसे में अगर एग्री हो जाते हैं तो ऐसी इंक्वायरी को फिर आगे बढ़ाया नहीं जाता, कंडक्ट नहीं की जाती, और उसकी सेटलमेंट की जो रिपोर्ट है वो एम्प्लॉयर या अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ दे दी जाती है। और इसमें कोई मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होती है, खाली एक कंडीशनल सेटलमेंट होती है और उसमें दोनों पार्टी एग्री करते हैं। और उसके बाद भी आफ्टर सेटलमेंट नो इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड if agreed women inform the ICC that the terms or condition of the settlement has not been complied by the respondent, the ICC shall proceed to make an inquiry। उस सेटलमेंट के बाद भी अगर रेस्पोंडेंट जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की है अगर वो उसको वायलेट करता है उस टर्म्स एंड कंडीशन को,
जो सेटलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन थी, तो उसको अगर वो वायलेट करता है तो उसके बाद वो जो महिला है, पीड़ित महिला, फिर एक कंप्लेंट देगी, आईसीसी को बताएगी कि वो रेस्पोंडेंट उस टर्म्स को वायलेट कर रहा है। उसके बाद फिर जो आईसीसी है वो इसमें इंक्वायरी करेगी, या एलसीसी है जो लोकल कंप्लेंट है, लोकल कंप्लेंट कमेटी है जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से कम वाली या प्राइवेट, वो उसको पुलिस को भी रेफर कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहले आईसीसी जो इंटरनल कमेटी है उसको पहले कंप्लेंट को अटेंड करेगी। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी ऑफ आईसीसी, जब भी कोई पीड़ित महिला ने कोई कंप्लेंट दाखिल की है, तो जब तक उसकी इंक्वायरी ख़त्म नहीं होती, आईसीसी उसकी इंक्वायरी को कंप्लीट नहीं करता, तब तक के लिए कुछ वो रिमेडियल मेजर्स रिकमेंड कर सकता है। जैसे कि मान लो अगर दोनों एम्प्लॉय एक ही जगह काम कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, तो उनमें से किसी एक को या एग्रीड वूमेन या रेस्पोंडेंट को उस वर्क प्लेस से ट्रांसफ़र कर कर किसी और जगह लगा दिया जाए, ताकि उनके बीच में जो मतभेद है या कंप्लेंट है उसका दायरा और ज़्यादा ना बढ़े। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो पीड़ित महिला को कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दी जाती है, जिसका मैक्सिमम टेन्योर 3 मंथ है, क्योंकि 3 महीने के अंदर ही इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, आईसीसी को कंप्लीट करनी है। तो उस महिला को अगर ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है जेंट्स या महिला का, तो महिला को 3 महीने तक छुट्टी दे दी जाती है, ताकि ज़्यादा और मतभेद गहरे ना हो। और ये छुट्टियां जो नॉर्मल छुट्टियां उससे अलग होती हैं, इसमें क्लब नहीं होती। या फिर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो कुछ और रिलीफ दे सकते हैं जो पीड़ित महिला को, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सही समझते हों उस चीज़ को। तो ये सब रिलीफ जब तक जो पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी है, जब तक इंक्वायरी ख़त्म नहीं होती, तब तक ये सब मेजर्स आईसीसी रिकमेंड कर सकती है, और उस एम्प्लॉयर को इनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ टू बी डन बाय द आईसीसी ऑन कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद जो आईसीसी है वो अपनी फाइंडिंग्स की एक रिपोर्ट बनाएगी और एम्प्लॉयर को दे देगी विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। 90 दिन का टाइम होता है इसमें, और जब इंक्वायरी ख़त्म हो जाती है इसकी, उसके 10 दिन के अंदर वो एम्प्लॉयर को दोगी, एम्प्लॉयर को अपनी रिपोर्ट देंगे अपनी फाइंडिंग्स की। एम्प्लॉयर मतलब जनरली एक जो गवर्नमेंट ऑफिस होता है उसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को अपनी रिपोर्ट देंगे जिसमें उनकी फाइंडिंग्स होंगी उस रिपोर्ट में, और आगे एक्शन के लिए उसमें एक्शन भी लिखे होंगे। एक्शंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी, इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद क्या एक्शंस होंगे। पहला ऑप्शन है एलिगेशंस आर नॉट प्रूव्ड इन द इंक्वायरी बाय आईसीसी। अगर आईसीसी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो ये रिपोर्ट देती है कि जो एलिगेशन पीड़ित महिला ने लगाए थे वो प्रूव नहीं हुए, तो इट विल रिकमेंड द एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दैट नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। मतलब वो ये आईसीसी जो कमेटी है वो ये रिकमेंड करेगी कि कोई भी एक्शन ना लिया जाए और उस कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इफ एग्रीड वूमेन हैज प्रोड्यूस्ड एनी फोर्ज्ड ऑब्लिक मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट टू फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट रेस्पोंडेंट। अगर कमेटी ये फाइंड आउट करती है कि उस जो महिला पीड़ित जिसको दर्शाया गया है उसने कोई गलत या मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट दस्तावेज का सहारा लिया है रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में जो आईसीसी या एलसीसी है एम्प्लॉयर को रिकमेंड करती है कि उस महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने कंप्लेंट की थी, क्योंकि ये इस जो पोस्ट एक्ट 2013 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है कि जो फॉल्स कंप्लेंट्स हैं वो ना हो, सिर्फ एक्चुअल कंप्लेंट्स हो और उन पे कार्रवाई हो। जो फॉल्स कंप्लेंट हैं उस पे रोक लगे और फॉल्स कंप्लेंट दर्ज ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ऑप्शन पोस्ट एक्ट में किया हुआ है, और इसका
फ़ायदा ये होगा कि जो एक्चुअल कंप्लेंट्स हैं जिसमें महिला एक्चुअली पीड़ित है सिर्फ वही दर्ज होंगी, क्योंकि ये भी थोड़ा सा होना चाहिए कि फेक कंप्लेंट्स ना हो। थर्ड है, इफ़ चार्जेस आर प्रूव्ड इन इंक्वायरी बाय आईसीसी की जो इंक्वायरी है उसमें चार्जेस या एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं जो पीड़ित महिला ने लगाए हैं किसी रेस्पोंडेंट के ऊपर, तो आईसीसी विल रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू टेक एक्शन फॉर सेक्सुअल हरासमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सर्विस रूल। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो सर्विस रूल हैं उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी को रिकमेंड करेंगे कि इसको एक मिसकंडक्ट ट्रीट किया जाए सेक्सुअल हरासमेंट को, और इसके ऊपर वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले। अगर वो कैसी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सर्विस रूल अवेलेबल नहीं है तो इट विल डायरेक्ट टू डिडक्ट पार्ट ऑफ वेजिस ऑफ रेस्पोंडेंट के वेजिस में कुछ कट करें, वो डिसाइड करने का मैं आगे बताऊंगा क्या तरीका है, एंड पे टू द एग्रीड वुमेन और टू हर लीगल हायर्स, मतलब उसके सैलरी का कुछ पार्ट डिडक्ट करें रेस्पोंडेंट का, और जो पीड़ित महिला या उसके लीगल हायर्स हैं उनको दिया जाए। और अगर एम्प्लॉयर के वश में नहीं है, फिजिबल नहीं है टू मेक सच डिडक्शन, क्योंकि उसके जो वर्क प्लेस पर कुछ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या कुछ और भी लोग हो सकते हैं वर्क प्लेस पर जिनको वो डायरेक्ट सैलरी नहीं देता, तो ऐसी कंडीशन में आईसीसी या एलसीसी सीधा रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि वो कुछ कुछ पैसा जो वो डिसाइड करेंगे वो एक पीड़ित महिला को दें। और अगर रेस्पोंडेंट भी पैसा नहीं दे पाता, जो मुआवजा नहीं दे पाता, तो ऐसी कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेज दी जाती है, वो उस पैसे को, उस मुआवजे को, उसकी रिकवरी करने के लिए कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेज दी जाती है। और वह उस तरीके से जो और तरीके हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास लैंड और रिवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकवरी के तरीके होते हैं, उस तरह से फिर वो उस पैसे की रिकवरी की जाती है, उस मुआवजे की रिकवरी की जाती है और वो उस पीड़ित महिला तक पहुंचाया जाता है। अब ये मुआवजा कैसे तय होता है कि उस पीड़ित महिला को मुआवजा कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा? एज पर सेक्शन 15 द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग सम टू बी पेड to the aggrieved woman under section 13(3)(2) will be mental trauma, pain, suffering and emotional distress caused, loss in career, physical or psychiatric treatment। मतलब उस महिला को उस एक्ट से क्या क्या दिक्कत हुई, मेंटल ट्रॉमा हुआ, पेन हुआ, सफरिंग्स हुई या इमोशनल डिस्ट्रेस हुई, या उसके कैरियर में कुछ दिक्कत आई, या फिजिकली या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट उसको लेना पड़ा, ये सब देखकर उसका मुआवजा तय होगा। इसके अलावा इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ रेस्पोंडेंट, ये भी देखा जाएगा कि जो रेस्पोंडेंट है जिसने ये कृत्य किया है सेक्सुअल हरासमेंट का, उसकी इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस को भी जज किया जाएगा, और फिजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, और ये भी देखा जाएगा कि क्या वह जो रेस्पोंडेंट है वो एक बार में ये पैसे दे सकता है या इंस्टॉलमेंट में देगा। उसकी जो इनकम स्टेटस को देखकर ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तय करेगी कि जो पीड़ित महिला है उसको मॉनेटरी बेनिफिट कैसे दिया जाए। और ये ध्यान रखना है कि कंप्लेंट्स एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स नॉट टू बी मेड पब्लिक। जो भी इसमें कंप्लेंट करेगा उसकी आइडेंटिटी, उसका एड्रेस और रेस्पोंडेंट और विटनेस, किसी की भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, ना ही इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, ना रिकमेंडेशन ऑफ आईसीसी, और ना ही एक्शन जो एम्प्लॉयर उसके अगेंस्ट लेगा रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट, किसी चीज़ को भी डिस्क्लोज नहीं करना है। ये रूल 16 में लिखा हुआ है, एक्ट के सेक्शन 16 में, कि किसी भी जो आईसीसी है या कोई भी और व्यक्ति है जो इससे कंसर्न्ड है, वो किसी की भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, कंप्लेंट करने वाले की या रेस्पोंडेंट की किसी की भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा।
What is the penalty for publication or making known contents of complaint or inquiry? अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लाई इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक करता है या पब्लिक करता है या उसको सीक्रेसी को मेंटेन नहीं करता और पब्लिक में उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो उसके ऊपर सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिस तरह से चाहेंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करना, बिल्कुल सीक्रेसी मेंटेन करनी है। इसके कंटेंट्स, इंक्वायरी रिपोर्ट्स, कंप्लेंट किसने की, कौन रेस्पोंडेंट था, इंक्वायरी रिपोर्ट कैसे थी, तो ये सब बिल्कुल मेंटेन करना है। और इसके बाद जो रेस्पोंडेंट होता है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है, उसको अपील करने का भी अधिकार होता है। अगर कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर कोई पेनल्टी लगा देता है तो उसको फिर सर्विस रूल में एपलेट अथॉरिटी या फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अगेंस्ट एपलेट अथॉरिटी उस पेनल्टी को रिवाइज भी कर सकता है। अगर नहीं करता तो वो कोर्ट में भी जा सकता है, ट्राइब्यूनल में भी जा सकता है। जो भी हायरार्की में अवेलेबल ऑप्शन होते हैं उनको वो एक्सप्लोर कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयज़ अवेयरनेस ऑफ पॉश एक्ट। जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको, चाहे वो प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, उनको पॉश एक्ट की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और एम्प्लॉयर को भी बहुत चीज़ें इंश्योर करनी है। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ नॉट इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे आपकी क्या क्या एक्टिविटी एक्सेप्टेबल हैं, क्या क्या नहीं है, ये आपको अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवार्ड्स एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। और ऐसी कोई घटना सेक्सुअल हरासमेंट की अगर सामने आती है तो उसके ऊपर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। और उसमें एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं बिल्कुल ना हो। और अगर कोई घटना हो भी जाती है तो वुमेन एम्प्लॉइज़ को कंप्लेंट मैकेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए और कॉन्टैक्ट डिटेल जो कमेटी मेंबर्स की हैं और उसका रिड्रेसल प्रोसेस क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए वुमेन एम्प्लॉइज़ को। साथ ही साथ जिसने कंप्लेंट की है, रेस्पोंडेंट और विटनेस, उनको अपने राइट्स पता होने चाहिए और उनको प्रोटेक्शन क्या क्या मिलनी चाहिए ये सब उनको जानकारी होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एम्प्लॉय की और एम्प्लॉयर की, जो वर्क प्लेस है वहाँ पर इंश्योर करना है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन्स। उसके लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। और सेक्सुअल हरासमेंट के जो इंसिडेंट अगर कोई सामने आए तो उसमें अच्छी पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि एक वो आगे से उसकी घटनाएं ना हो। और एक इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि जो कंप्लेंट, फॉल्स कंप्लेंट होती हैं, जो गलत कंप्लेंट होती हैं किसी को टारगेट करने के लिए, उसमें भी एक अच्छी सी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो फॉल्स कंप्लेंट हैं उनके बिल्कुल ज़्यादा रोक लग जाए और वो आगे से ना हो। मतलब जो एक्चुअल कंप्लेंट ही रजिस्टर्ड हो ताकि इसका जो फैलना है और इसका प्रसार रुक जाए सेक्सुअल हरासमेंट का। इसलिए फॉल्स कंप्लेंट को रोकने के लिए उसके ऊपर भी दंड होना चाहिए। और सबसे सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सबसे अपना रोल प्ले करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं को रिस्ट्रिक्ट करने में या उनको बिल्कुल ख़त्म करने में एम्प्लॉयज़ की भागीदारी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे ज़्यादा रोल एम्प्लॉयज़ का होता है जो किसी वर्क प्लेस पे काम करते हैं और वो बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं इस ऐसी घटनाओं को जिनसे कंप्लेंट आदि की रजिस्टर्ड होने की संभावनाएं होती हैं। तो एम्प्लॉय शुड इंश्योर सेफ एंड सिक्योर प्लेस फॉर वुमेन्स एट देयर वर्क प्लेस।